माननीय कांसीराम साहब लड़ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बाणसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे विभिन्न संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज बहुजन समाज की जो सरकार बनी थी 3 जून 1995, उसी सरकार का 30वां सामाजिक परिवर्तन दिवस बाणसेव DS4 के तत्वाधान में अंबेडकर नगर जलालपुर जैतपुर अंबेडकर नगर में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक बंधु हैं हमारे जगजीवन बौद्ध जी और इनकी पूरी टीम, और इस गांव के सभी सम्मानित वासियों जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ में आज जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, पूर्व में राज्यसभा, पूर्व में लोकसभा और बहुजन समाज पार्टी के कई मंडलों के मुख्य कोऑर्डिनेटर, परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय घनश्याम चंद्र खरवार साहब मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। विशेष अतिथि के रूप में जो माननीय रामनारायण निर्दोष जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं जलालपुर, माननीय दिलीप कुमार विमल जी, सम्मानित साथियों, क्योंकि समय बहुत हो गया है, आप लोगों की भी इच्छा पूरी हो चुकी है, कुछ सुनने का मन है नहीं किसी का, क्योंकि 11 बजे शुरू है, हमें लगता है 5 बजने वाला है। तो इसमें नाम जो भी हैं, चाहे हमारे दिल्ली से साथी आए हैं, चाहे और अन्य प्रदेशों से आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इस जनपद के लोग हैं, जो भी साथी इस पंडाल में मंच पर या सामने मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों का, और आज जो उद्घाटन जिनके द्वारा हुआ है पूज्य भंते जी जो वाराणसी से चल करके आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सभी साथियों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम से हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए, और ये सीख लेनी चाहिए कि आज के 30 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां बहुजन की हुकूमत बनी थी। आप सामने देख रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है, और बाबा साहब के प्रतिमा पे आप जरा गौर करिए। बाबा साहब के एक हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ से इशारा कर रहे हैं। बाबा साहब इशारा क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरे हाथ में संविधान है, क्योंकि बाबा साहब जब संविधान बनाकर सौंप रहे थे, उसी वक्त बाबा साहब के मन में एक शंका आई थी। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों के बराबर के हक अधिकार देने के लिए मैं इस संविधान में लिखा हूं, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग अगर नियत साफ करके इस मेरे बनाए हुए संविधान को अगर लागू नहीं करेंगे, तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर ये बात बाबा साहब के मन में थी, तो बाबा साहब के मन में ये भी बात रही होगी, कहीं ऐसा ना हो
कि मेरे ना रहने के बाद इस मेरे बनाए हुए संविधान को भी लोग बदल ना दें। इसलिए बाबा साहब ने संविधान को इतना मजबूत बना करके गए हैं कि संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता। हाँ, इस संविधान की आर्टिकल को बदल करके तो किसी का फायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है। अब ये जो नुकसान और फायदा हुआ है इस पे तो मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो बाबा साहब के हाथ में संविधान है और एक हाथ से इशारा कर रहे हैं, बाबा साहब क्या कह रहे हैं? कल बड़ी मेहनत से हमने इस संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया है और इसी वोट के बल पर अगर इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप कब्जा कर लोगे तभी मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू हो पाएगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब का जो संदेश है ये कब पूरा करोगे आप? आज 75-76 साल बीतने जा रहा है। हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। अगर मानते होते तो इस देश में सबसे ज्यादा वोटों की जो संख्या है वो बहुजन समाज की है। लेकिन आज 75-76 साल हो गया, ये बहुजन समाज इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा नहीं कर पाया। बाबा साहब ने कहा था कि यह संविधान जो मेरे हाथ में है इसमें हमने वोट का अधिकार आपको दिया है और ये वोट हमारी दो धारी तलवार है। तलवार क्यों कहा? क्योंकि पहले जब ये राजतंत्र था तो राजपाट छीनने के लिए लोग तलवारों का इस्तेमाल करते थे, बंदूक का इस्तेमाल करते थे, हथियारों का इस्तेमाल होता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको जो वोट का अधिकार दे दिया हूं ये दो धारी तलवार है। अगर इसका आपने सही उपयोग कर लिया तो बहुजन समाज की सत्ता हो जाएगी और देश का साथ साथ आपका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और अगर आपने उस वोट का सही उपयोग नहीं किया तो देश भी बर्बाद हो जाएगा और आपके बच्चों का आपका भी भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आज यही तो हो रहा है। आज क्या हो रहा है? 3 जून 1995 को जो आपकी सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद जरा इस पे सोचने की जरूरत है आपको। कारण क्या रहा है कि जो सरकार बनाने वाले लोग थे वही लोग आपकी सरकार को गिराने का भी काम किए हैं। अगर बहुजन समाज की सरकार इस देश में पहली बार 3 जून 1995 को इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में बनी है और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। माननीय बहन जी के मुख्यमंत्री काल में अगर प्रदेश का विकास हो रहा था, सब समाज का विकास हो रहा था, तो ये सरकार गिरानी क्यों पड़ी? क्योंकि जो लोग सरकार बनाने वाले थे उनको गरीबों के हित का काम, बहुजन समाज के हित का काम अच्छा नहीं लग रहा था। उन लोगों ने तो सोचा था कि हरवाहे चरवाहे लोगों के हाथ में सरकार है, ये बहुजन समाज के लोग, हरवाहे चरवाहे समाज के लोग सरकार नहीं चला पाएंगे और ये सरकार फेल हो जाएगी और बहुजन समाज का मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी को, जितनी मजबूती से जितना अच्छा काम बहन जी ने करके दिखाया वो काम शायद पहले जितनी सरकारें रही हैं उन लोगों ने नहीं कर पाया था। मेरे साथियों, इसीलिए सरकार गिरा दी गई। फिर जिन लोगों ने सरकार बनाई थी समर्थन देके, फिर जिन लोगों ने गिराई थी वही लोग फिर एक बार आपकी सरकार बनाने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा
6 महीना मुख्यमंत्री मान्या बहन जी रहेंगी, 6 महीना हम रहेंगे। माननीय कांशीराम साहब ने कहा चलो ठीक है। मान्या बहन जी फिर मुख्यमंत्री बनी। 6 महीने तक बाबा साहब के संविधान जो बनाए थे उसके आधार पर सरकार चली। लेकिन जैसे 6 महीने बीता, मान जी को मालूम हुआ कि अब मेरी सरकार नहीं रहेगी और हमारे समर्थन से जो सरकार बनेगी वो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से नहीं चलेगी। इसलिए मान्या बहन जी ने 6 महीने बाद सरकार से बाहर हो गई। फिर वही लोग आपको तीसरी बार समर्थन दिए। क्यों दिए? बहुत बड़ा राज है। जब तीसरी बार समर्थन देने की बात भाजपा ने किया तो उन्होंने कहा कि मान्या बहन जी आप जीवन भर मुख्यमंत्री रहिए। माननीय कांशीराम साहब ने सोचा कितनी बड़ी मेहरबानी, क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें कह रहे हैं जीवन भर मुख्यमंत्री रहिए, क्यों? माननीय साहब ने कहा चलो सरकार बनाई जाती है, फिर देखा जाएगा कितनी बड़ी मेहरबानी क्यों है। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब तीसरी बार सरकार बनी तो लगभग 16 महीना बीत चुका था। फिर लोकसभा का चुनाव आ गया और लोकसभा का चुनाव जब नजदीक में आया तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर थे, इनकी जोड़ी थी अटल अडवाणी की। इन दोनों नेताओं ने मान्या बहन जी को बुलाया, किसी ने चाय पर तो किसी ने खाने पर। जब मान्या बहन जी ने माननीय साहब से पूछा क्या करना चाहिए, माननीय साहब ने कहा कि जाइए। देखिए फिर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों। जब मान्या बहन जी गई तो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि बहन जी आप मुख्यमंत्री तो रहिए, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में आप कैंडिडेट 2-4 सीट से ज्यादा मत उतारिए। बहन जी ने कहा ऐसा क्यों? कहें क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन देश के चुनाव में आपको मैदान में आने की जरूरत नहीं है। मान्या बहन जी ने कहा नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी जो माननीय साहब ने बनाया है, जो हमने बनाया है, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए हमने बनाई है। कहीं अगर ऐसा आप करते तो आपकी सरकार गिरा देंगे। मान्या बहन जी ने कहा ये कष्ट आपको नहीं उठाना पड़ेगा। मान्या बहन जी खुद दिल्ली से आती है और कैबिनेट की बैठक बुला करके खुद उनकी सरकार को ठोकर मार करके बहन जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देती हैं। आज कोई भी व्यक्ति एक मेंबर से इस्तीफा नहीं दे सकता, प्रधान से इस्तीफा नहीं दे सकता। धन्य मान्या बहन जी जो बहुजन समाज के हित के लिए एक बार नहीं राज्यसभा से भी इस्तीफा देना पड़ा। बहन जी ने कहा अगर हम अपने समाज की हित की बात को नहीं रख सकते हैं तो पार्लियामेंट में रहने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। राज्यसभा से भी इस्तीफा बहन जी ने दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी इस्तीफा दिया। ये मेरे साथियों आज समझने की जरूरत है, क्योंकि समय बीत गया है। मैं इसीलिए कुछ बातें आपको बीच बीच से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज बहुजन समाज के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये मेरे साथियों, जब 3 बार सरकार हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सोचा कि कारण क्या है कि जब मान्या बहन जी मुख्यमंत्री हैं, सरकार अच्छी चल रही है, सभी जाति धर्म समाज के हित के लिए चल रही है, तो सरकार गिराई क्यों जा रही है? हे मेरे सम्मानित साथियों, धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता को। तब उत्तर प्रदेश की जनता ने एक निश्चय किया कि शर्मी बहन कुमारी महाती जी, अब आपको किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के लोग पूर्ण बहुमत से आपको मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे। हे मेरे साथियों, फिर 2007 में मान्या बहन जी की सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता ने इस देश के बड़े प्रदेश में बिना किसी दल के गठबंधन के ये हमारे बहुजन समाज के लोग, चाहे ये मंडल के लोग रहे हों, प्रदेश के लोग रहे हों, जिले के लोग रहे हों, विधानसभा के लोग रहे हों, हमारे बूथ के लोग रहे हों, इन लोगों ने
बूथ वाइज जा करके एक जनता का गठबंधन तैयार किया, एक भाईचारा तैयार किया और फिर 2007 में मान्या बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन ये मेरे साथियों, जब तक बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, तब तक ये बहुजन समाज के लोगों, आप लोग नारा क्या लगाते थे? अरे भाई बैठ जाओ। आप लोग नारा क्या लगाते थे? यूपी की मजबूरी है माया बहन। जोर से बोला भाई, हम जाना थे थक गए हैं, लेकिन हम उतनी देर से बैठा है जितनी देर से आप बैठा है। आप लोग नारा लगाते थे कि यूपी की मजबूरी है माया बहन। हे बाप रे बाप, जैसे ही बहुजन समाज के लोगों ने यह नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, क्योंकि पहले आप नारा लगाते थे यूपी की मजबूरी है मान्या बहन जी जरूरी है, तब तक तो उनका सब्र रहा कि बहुजन समाज के लोग यूपी तक रहिए। लेकिन जैसे आपने नारा दिया यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की, तब तो उनके सीने और पेट में दोनों जगह दर्द शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने इस देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को, चाहे हमारे SC ST समाज के लोग रहे, चाहे हमारे पिछड़े समाज के लोग रहे, बड़ी मेहनत करके सबको इकट्ठा किए। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था ये हमारे SC ST समाज की एक बहुत बड़ी गठरी वोट की है। ये मेरे पिछड़े समाज के लोगों, जो आप में छोटी छोटी गठरी है, चाहे पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, बढ़ई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, विश्वकर्मा हो, राजभर हो, तमाम ऐसी जाति, कितने की गिनती कराएंगे। माननीय साहब ने कहा कि इस देश में बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो सबको दिया है, लेकिन 78 ऐसी जाति इस देश में रहते हैं जिनको आज तक चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। ये बहुजन समाज पार्टी जब बनी है, तब बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय साहब मान्या बहन जी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जाकर के मेरे भाइयों, सर्व समाज के लोगों को विधानसभा लोकसभा जाने का मौका मिला। लेकिन जब ये पिछड़ा SC ST और मुस्लिम समाज के लोगों ने लामबंद होकर के, और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने भी जब लामबंद होकर के आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और आपने जब नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, जब उनको दिक्कत शुरू हुई तो ये मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो गैर राजनीतिक संगठन थे, ये भाजपा के लोगों ने उन झोलाधारियों को भेज दिया हम पिछड़ों के बीच में, हम बहुजन समाज के बीच में, और आए वो क्या कहे, ए राजभर जी, एक SC समाज की बेटी मुख्यमंत्री हो गई, आप कब बन पाओगे? यानी जो ये बहुजन समाज की एकता बनी थी, इस एकता को तोड़ने के लिए, खंड खंड करने के लिए एक साजिश शुरू हो गई। और वहीं अगर उस साजिश को समझ गए होते तो आज इस देश की कुर्सी पे बहुजन समाज का कब्जा होता। हम नहीं समझ पाए। हमारे लोगों में राजभर जी, SC समाज की बेटी तो मुख्यमंत्री हो गई, आप कब मुख्यमंत्री बनोगे? आप भी दल बना लो। निषाद समाज के लोग, आप कब मुख्यमंत्री बनोगे? पाल समाज के लोग, प्रजापति, हर समाज में दल बनवा दिया गया। दल बनवा दिया गया, और जब दल बन गया तो वो लोग गायब हो गए। कौन? झोलाधारी। तब वो दल के नेताओं ने बुलाया, हे ओम प्रकाश भैया, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, चले जा कमरम झोला भर ला, और जाके दल मजबूत करा। इनके गठबंधन कहां होगा? भाजपा से। संजय निषाद जी का गठबंधन कहां हो गया? भाजपा से। दीदी अनुप्रिया पटेल गठबंधन कहां हो गया? भाजपा से। यानी जो बहुजन समाज की एकता बनी थी, मजबूती बनी थी, इसको खंड खंड किया गया एक साजिश के तहत। लेकिन वो उनको भी बख्शने वाले नहीं हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ ना, इस चुनाव में
हमारे भैया ओम प्रकाश राजभर जी का क्या टिकट मिला रहा मालूम है कि नहीं? एक ओडीके का, उनके बेटवा का। और जब बेटवा टिकट मिल गया, और हमारे संजय निषाद जी का क्या टिकट मिला? एक उन्हों के बेटवा का। और दीदी अनुप्रिया पटेल जी का क्या टिकट मिला? उन्हों के एक, वह खुद का। जब ये बेटवा के लड़ावे लागे तो वही समाज कहे, ये बताओ ये पार्टी बनाए रहे समाज के लिए कि अकेले अपने घर परिवार के लिए? तो संजय निषाद जी का भी बेटा हारा, ओम प्रकाश राजभर जी का भी बेटा हारा, अनुप्रिया दीदी बची अकेले बड़ी मेहनत से। यानी एक साजिश चल रही है बहुत बड़ी। एक चीज ध्यान दोगे आप, 90% दल जो SC ST OBC में बने हैं, ये 2007 के बाद ही बनवाए गए हैं। 2007 के बाद ही बनवाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं बहुजन समाज का कब्जा दिल्ली की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना हो जाए। अभी कलह से हंगामा खड़ा हुआ है। माननीय बहन जी ने एक ट्वीट किया कि कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी के इशारे पर कुछ ऐसे मेढक हैं जो अब मैदान में आ गए हैं। अब इस पर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। बहन जी ने तो किसी का नाम लिया नहीं। हमसे कुछ मीडिया वाले पूछे कि बहन जी ने किसको कहा है, हमने कहा तू ही जगह मन कहा बताएगा। बहन जी ने तो साफ कहा है कि जो कांग्रेस बीजेपी समाजवादी के इशारे पर जो काम कर रहे हैं वो मेढक के रूप में आए हैं। कहीं कौन है? हम कहें जो होगा वो सामने दिखाई पड़ेगा टक्कर करते हुए। समझ में आया कि नहीं? हे मेरे साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज लोग क्या कह रहे हैं? बीएसपी का विकल्प बन रहे हैं, नौजवानों के नेता बन रहे हैं। अभी आपने देखा था 9 सीटों का चुनाव हुआ था, होना था 10, हुआ था 9। एक सीट का चुनाव बचा था, वो सीट थी फैजाबाद मिल्कीपुर की। माननीय बहन जी ने कहा जैसे चुनाव खत्म हुआ कि उपचुनाव में सरकार बेईमानी कराती है, ईवीएम से भी गड़बड़ी होती है, इसलिए हम उपचुनाव अब नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और फिर एक सीट का चुनाव हुआ, वहां बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी, और वो लड़े कौन? जो विकल्प बनने के लिए दौड़ रहे हैं। जब बीएसपी नहीं लड़ी और वो चुनाव लड़े, मालूम कितना वोट मिला? 5,000 नहीं का रास हुआ। अगर बहुजन समाज विकल्प देखता, नौजवान विकल्प देखता, तो उनको तो कम से कम 20-25 हजार मिल ही जाएगा। ये मेरे साथियों, इस बहुजन समाज का विकल्प दूसरा कोई हो नहीं सकता। अगर कोई विकल्प है, कोई पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी और नेता बहन कुमारी मायावती जी है, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। खाली इस बहुजन समाज को तोड़ने के लिए एक साजिश हो रही है, उस साजिश से हमें आपको बचना चाहिए। और इसके लिए यहां हमारे आज प्रबुद्ध वर्ग के लोग उपस्थित हैं, तमाम कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम हमारे नेता, हर क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं। आप लोगों को इसके लिए मजबूत तैयारी करनी होगी। क्यों? क्योंकि साजिश शुरू है। आपने देखा था कि जब 22 का चुनाव आया तो एक बड़ी साजिश हुई थी। क्या साजिश हुई? इसके पहले जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने अपने सरकार में बैकलॉग शुरू किया था। बैकलॉग क्या है? जो बाबा साहब से आरक्षण की दी हुई नौकरी, जिस नौकरी की जगह तो निकलती थी, लेकिन जो बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी को देना नहीं चाहते थे, ऐसे अधिकारी कर्मचारी एक लेटर बनाते थे, जगह निकलती थी, फार्म भरा जाता था, सब कुछ हो जाता था, लेकिन जब नियुक्ति का नंबर आता था तो एक लेटर बनाते थे कि इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती है। निरस्त कर करके कई लाख नौकरियां हमारे SC ST OBC की खाली पड़ी थी। किसी ने इस देश में बैकलॉग नहीं भरा, उसी का नाम माननीय बहन जी ने रखा क्या? मेरी सरकार के बैक में लाख की गई नौकरी, रोकी गई नौकरी का हम नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती बहन जी ने शुरू किया।
SC ST को ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने दिया, तमाम अधिकारियों को प्रमोट बहन जी ने किया कि नहीं? और इतना नहीं, मान्या बहन जी ने बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से तमाम जिले, तमाम विद्यालय, तमाम कॉलेज, तमाम मेडिकल कॉलेजों का नाम रखा। लेकिन ये मेरे साथियों, जब आपकी सरकार गई तो किसकी सरकार आ गई? समाजवादी की। बैकलॉग भर्ती किसने रोक लगाई? जानते हो कि नहीं? जोर से बोलो, किसने रोक लगाई? समाजवादी ने। मुख्यमंत्री कौन थे? ओबीसी। जरा ध्यान दीजिए, भर्ती किसकी हो रही? SC ST OBC की, और रोक कौन लगा रहा? एक ओबीसी। और बी टीम किसको बता रहे हैं? बीएसपी को। बी टीम किसको बता रहे हैं? बीएसपी को। और रोक किसने लगाया? एक ओबीसी के मुख्यमंत्री ने। और ठेकेदारी का आरक्षण, हे भैया, पीडीए का नारा देने वाले, क्योंकि तमाम हमारे समाज के लोग भी, बहुजन समाज के लोग भी कहते हैं कि पीडीए का नारा है। अगर पीडीए का नारा है तो पिछड़े समाज SC ST की भर्ती बैकलॉग की रोक नहीं लगाते। अगर पीडीए का विकास करना होता तो ठेकेदारी का आरक्षण नहीं छीनते। अगर पीडीए का विकास करना होता तो हमारे प्रमोट अधिकारियों का डिमोशन नहीं करते। अगर पीडीए का विकास करना होता तो बहुजन समाज के द्वारा प्रमोशन के आरक्षण के बिल को नहीं फड़वाते। किसने फाड़ा था? किसने फाड़ा था? एक SC समाज के सांसद से फड़वाया गया था। वो SC समाज के दिल पर क्या बीती होगी? कह रहे मैं ऐसी पार्टी सांसद क्यों हो गया कि जिस पार्टी के हमारे नेता हमारे समाज की गर्दन काटने के लिए मेरा बिल फड़वा रहे हैं। ये आपका कभी भला नहीं कर सकते। अभी बड़ी चर्चा रही, आगरा में एक उनके सांसद ने एक किसी महापुरुष के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी किए थे। भाई, हमारे जो महापुरुष हैं इनकी बात करें ना, जो जिसके महापुरुष को मानेंगे। हे माननीय अखिलेश यादव जी, अगर किसी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करानी थी तो आपके घर में भी 5-5 सांसद हैं, उनसे करवा लिए होते। लेकिन आगे SC समाज के व्यक्ति को भी करते हैं, उसके बाद कहते हैं SC समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये समाजवादी के लोग कभी SC क्षत्रिय को युद्ध कराना चाहते हैं, कभी SC OBC को लाना चाहते हैं, एक भाईचारा बिगाड़ कर साजिश करना चाहते हैं। और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी दोनों मिलकर साजिश करते हैं ताकि बहुजन समाज की हुकूमत ना बन पाए। ये मेरे साथियों, आपको इस बात को समझना होगा, आपको इस बात को समझकर काम करना होगा। आज जान रहे हैं आज क्या हो रहा है? आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में एक चर्चा है, क्योंकि लोगों ने देखा है 2007 से लेकर के 12 तक बहन जी की सरकार थी, और 12 से लेकर के 17 तक समाजवादी की सरकार थी, और 17 से लेकर के आज तक भाजपा की सरकार चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस पे विश्लेषण कर रही है तो आज जनता एक चर्चा कर रही है कि हमें ना तो 12 से 17 तक की सरकार चाहिए, ना 17 की अब तक सरकार चाहिए, हमें सरकार चाहिए तो 7 से 12 वाली चाहिए। बहन जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाना चाहिए, क्योंकि बहन जी की सरकार में सब समाज का हित हो रहा था, रोजगार लग रहे थे, नौकरियां लग रही थी। आज क्या हो रहा? आज भाजपा की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन नौजवान प्राथमिक शिक्षा की भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला। 69,000 की भर्ती में घोटाला हुआ, कोई नहीं सुनने वाला। महंगाई चरम पर है, कोई नहीं सुनने वाला। हे मेरे साथियों, यहां तक कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे जगह जो निकल भी जाती है, फार्म तो भरते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता लगती है कि पर्चा लीक हो गया, वो भी मायूस होकर वापस चले आते हैं। हे मेरे सम्मानित साथियों, आज सब समाज के लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली 2027 में बहुजन समाज की सरकार बना के माननीय बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री
हमको बनाना है। तो ये मेरे साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं आप लोगों से ही निवेदन करूंगा, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हो, चाहे हमारे राजनीतिक साथी हो, बहुजन समाज के साथी हो, इस बात को आपको ध्यान देना है कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। माननीय बहन जी की सरकार जो प्रधानमंत्री के नजदीक तक पहुंचने वाली थी, तभी यहां लोगों ने तमाम SC ST में, OBC में दल तैयार किया कि ये किसी तरीके से बहुजन समाज को रोका जाए। इसके लिए हमें आपको सबको काम करना पड़ेगा। जो भी साथी हैं, ये जो भी इनका एरिया हो, सेक्टर हो, बूथ हो, वहां अगर सभी लोग मन लगा के आप लोग अपना काम शुरू कर दिए तो निश्चित है कि जैसे 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के, क्योंकि एक ये भी भ्रम पैदा किया जा रहा है। आपने देखा लोकसभा में ना, एक तरफ 38 दल और एक तरफ 28 दल, और आपकी बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी अकेले लड़ रही थी। इसके बाद भी सपा भाजपा यानी एनडीए और इंडिया ने मिलकर साजिश किया। एनडीए के सांसदों ने कहा कि 400 पार ले आओ, हम संविधान बदल देंगे, और इधर इंडिया के लोगों ने कहा हमें जिताओ, हम संविधान बचाएंगे। यही धोखा हुआ था। तमाम हमारे लोग, कहीं वो लोग इंडिया के लोग बोले बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, क्योंकि 38 दल के सामने हम 28 दल लेके आए हैं। हे मेरे साथियों, बड़ा धोखा हुआ। जब बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बनाया है, संविधान को बदला इसमें आसानी से नहीं जा सकता, तो बचाएंगे क्या? आर्टिकल को बदला जा सकता है तो समाजवादी ने भी खूब आर्टिकल को बदल के नुकसान किया, कांग्रेस ने भी तमाम आर्टिकल को बदल के नुकसान किया, और आज भाजपा भी कर रही है। क्या प्राइवेट सेक्टर में आपका आरक्षण है? नहीं है ना। और सरकारी विभाग को प्राइवेट करती जा रही है भाजपा, तमाम हक छीनती जा रही है। तो इनको रोकने के लिए आपको मैं कहता हूं कि 38 दल और 28 दल के लोग जरा अलग होके देखें। बीएसपी अकेले लड़के कहीं 2 लाख, कहीं 2.25 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2.5 लाख वोट मिला है। इसकी तुलना में अगर उनको 38 दल 28 दल अलग कर दो तो आपके सामने कहीं नजर नहीं आएंगे। खाली हम अपने मन से नेगेटिविटी बाहर करें। हमारे मन में नेगेटिविटी बैठ गई है, हम अपने मन से पॉजिटिव हो गए। हे मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, हे मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, आप इकट्ठा हो गए। फिर आपके साथ जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, जो बाबा साहब के संविधान लागू कराना चाहते हैं, ऐसे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में एक मीडिया के व्यक्ति ने पूछा कि ये बताइए, पहले तो नारा बहुजन समाज पार्टी का था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब नारा हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस तरह से भी भ्रम फैलाया जा रहा कि बहन जी तो मिशन से भटक गई, बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटक गई। लेकिन आप जरा इसको गौर से समझो, ध्यान दो। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया है कि नहीं? बड़े से बनाया है ना। बाबा साहब ने उस संविधान में क्या इस देश में रहने वाले किसी जाति धर्म समाज के हित को छोड़कर लिखा है क्या? बाबा साहब ने अपने संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के हित के लिए लिख के गए हैं कि नहीं? गए हैं ना। तो ये बहुजन समाज पार्टी अगर बाबा साहब के संविधान को लागू करना चाहती है तो किसी के साथ नाइंसाफी कर सकती क्या? नहीं कर सकती ना। फिर ऐसी बात क्यों आ रही? वो लोग भटक गए हैं जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो इस देश में रहने वाले किसी जाति धर्म समाज के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, एक बात है, जैसे अगर कोई पाल महासभा का संगठन होगा तो किसके लिए काम करेगा? पाल समाज के लिए। यादव महासभा होगा तो यादव के लिए। जिस जाति का सामाजिक संगठन होगा वो उसी के लिए काम करेगा। पहले माननीय साहब ने क्या बनाया था? गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन, यही तो था। बाम से चाहे DS4, ये किसका था? SC ST OBC और मुस्लिम समाज। ये किनका संगठन था? 85% लोगों का, यही तो था।
तो हम तब तक बात किसके किए? 85% की। लेकिन जिस दिन सरकार बनी, माननीय बहन जी ने क्या कहा? माननीय बहन जी ने कहा कि अब तक हम बहुजन समाज के मालिक रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश का मालिक बहुजन समाज को बनने का मिला है। आज से मेरी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जाति धर्म समाज के लोगों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी बनती है। बनती कि नहीं? तो क्या बहन जी ने गलत कहा? तो इस तरीके में साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। अगर हम सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कभी अपना मनोफेस्टो जारी नहीं करती। बहुजन समाज का मनोफेस्टो क्या है? बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान। हमें बहुजन समाज की हुकूमत बनानी है, और यह निश्चित मैं आज बता दे रहा हूं, ये प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हैं, अगर आपने मेहनत कर ली, 27वें बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर आप 27वें मुख्यमंत्री बन गए, तो पिछली बार तो धोखा हो गया था, अब की बार धोखा नहीं हुआ। अगर आप यूपी में कब्जा किए, यूपी की मजबूरी है बहन जी, जरूरी है, अगर 27 में कब्जा हुआ तो 29 में दिल्ली पे कब्जा आपका कोई रोक नहीं पाएगा। अरे भैया कब सोचोगे कि बाबा साहब इशारा देखो बाबू। तो मेरे साथियों अपनी बात समाप्त करेंगे। हमें तन मन धन से लग करके 2007 में जनता का गठबंधन बना के भाईचारा तैयार करके पुनः बहन जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना है। आज ये संकल्प लेकर के हमको जाना होगा। आज सभी लोग 3 जून 1995 की 30वीं वर्षगांठ मनाने आए हैं, सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाने आए हैं। ये सामाजिक परिवर्तन तभी हुआ था, वरना जब तक बहन जी की सरकार नहीं थी तब तक हमारे लोग अपने घर पर, अपनी चरपाई पर, अपनी टूटी खटिया पर बैठ नहीं पाते थे। कुछ लोग ऐसे आते थे कि अपने घर पर, अपने घर के सामने अपनी चरपाई और कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाते थे। ये धन्यवाद तो माननीय बहन जी को, जब बहन जी की सरकार बनी तो उसी दिन सामाजिक परिवर्तन हो गया कि आज हम अपनी कुर्सी बैठा हो चाहे खटिया पर, सम्मान में तो चाहे जिसके, लेकिन अपमान करके कोई हमको उठा नहीं सकता। लेकिन आज जो सरकार चल रही है, लगातार आप पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, ज्यादातर हमारे यूट्यूबर भाई या छोटे चैनल वाले दिखा रहे हैं, लगातार हमारे ऊपर अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार घटनाएं डेली हो रही हैं, और ये सरकार के कान पर जुआ नहीं दे रहा। ये मेरे साथियों, हम आप सभी लोगों को इसके लिए कटिबद्ध होना है। आज जितने लोग यहाँ आए हैं, बहुजन समाज की सरकार की वर्षगांठ मनाने आए हैं ना, सामाजिक परिवर्तन मनाने आए हैं ना, तो आज फिर एक शपथ लेके जाओ कि आने वाले 2007 में पुनः अपनी बहुजन समाज सरकार बना के माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सभी लोग हाथ उठा के इसकी शपथ लेने का काम करें। सही है ना? क्या उम्मीद की जाए? आज से सभी लोग संघर्ष करोगे और आने वाले 2027 में 2007 के तर्ज पर एक भाईचारा बना करके फिर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।